कविता पृथ्वीराज रासो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आना है वो आना है रेवा तट, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो पृथ्वीराज रासो है इसके कवि हैं चंद बरदाई। सबसे पहले चंद बरदाई के बारे में पढ़ते हैं। चंद बरदाई थे कौन? चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के दरबार में एक सामंत तथा राजकवि के रूप में प्रसिद्ध है। सामंत कौन होते हैं? जो लगान वगैरह वसूल करते हैं, एक राजा के दरबार में होता है जो सारे लगान वगैरह, एक तरह का पुराने टाइम के अकाउंटेंट बोल सकते हो तुम उसे, तो वो थे और वो राजकवि भी थे। इनका जन्म और सम्राट पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ माना जाता है। ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का और चंद बरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों की इस संसार से विदाई भी एक ही दिन हुई थी, मतलब मृत्यु भी उसी दिन हुई, एक ही दिन हुई, और इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ। दुनिया में आने से मरने तक दोनों एक साथ रहे। ये दोनों कहीं भी एक साथ दिखाई दे सकते थे। महाराज चाहे घर में हो, युद्ध में या यात्रा में, चंद जी साथ में अवश्य होते थे और प्रत्येक बात मशवरे में शामिल रहा करते थे। मतलब वो सब कुछ हमेशा साथ रहते थे और सब जो भी डिसीजन लेना होता था वो मिलजुल कर वो डिसीजन लेते थे। इसी अथाह प्रेम में चंद बरदाई ने हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना कर डाली। अब उनको पृथ्वीराज से इतना स्नेह था, इतना प्रेम था कि उन्होंने उनकी पूरी जीवन गाथा को एक काव्य के रूप में लिख दिया जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इसमें चंद ने पृथ्वीराज की जिंदगी की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया। इसमें पाई जाने वाली बहुत सी घटनाओं से पृथ्वीराज के चरित्र को प्रस्तुत में सामर्थ्य मानी जाती है। मतलब जो भी घटनाएं हैं उससे ये पता चलता है कि पृथ्वीराज का चरित्र था वो कैसा था। जितनी घटनाओं का वर्णन उन्होंने रासो काव्य के अंदर किया है, पृथ्वीराज रासो के अंदर जितनी घटनाओं का वर्णन किया है, उससे पता चलता है कि पृथ्वीराज का जो करेक्टर था वो किस प्रकार का करेक्टर था उनका। यह महाकाव्य 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। मतलब 2500 2,500 पेजों का एक विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर 69 अध्याय की रचना की गई है। 69 मतलब 69 अध्याय की इसके अंदर रचना की गई है। बाण की कादंबरी की तरह पृथ्वीराज रासो के बारे में भी यह कहा जाता है कि पिछले भाग को चंद के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया। मतलब इतना बड़ा काव्य है कि वो अपने जीवन में इसको पूरा भी नहीं कर पाए। इसको पूरा बाद में किसने किया? चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने इसको पूरा किया। इस काव्य को पूरा करने वाले थे जलहण, जो कि चंद बरदाई के पुत्र थे। चंद ने अपने पुत्र जलहण को यह महान काव्य देते हुए कहा था, पुस्तक जलहण हत है चली गजन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरी जीमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदन उदरी तीमी। उन्होंने कहा था कि ये हमारे राजा का करेक्टर है, इसके अंदर जो हमारे नृप है, हमारे जो राजा है, उनका इस करेक्टर है, तुम्हें इसको पूरा करना पड़ेगा। इसको चंद बरदाई का जन्म संवत 1205 लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो आज की डेट में पाकिस्तान में आता है, और उनकी मृत्यु संवत 1249 में हुई मानी जाती है। वे हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। ये चंद बरदाई थे। चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। बाद में वह अजमेर, दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज के सम्माननीय सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। इनका जन्म तो हुआ था पाकिस्तान में, लाहौर में। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो उस समय अलग था नहीं, तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बाद में इनकी मित्रता पृथ्वीराज से हुई तो उनके ये राजकवि बने और उनके सहयोगी बने। इससे उनका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था। वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहे थे। उनकी विमानता का काल 13वीं सदी 13th सेंचुरी है। मतलब जो उनका करियर आगे बढ़ा वो 13th सेंचुरी में आगे बढ़ा। चंद बरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ श्री पृथ्वीराज रासोस है। मतलब सबसे पहले जो ग्रंथ था वो था पृथ्वीराज रासो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। और पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? पिंगल भाषा है। ठीक है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का प्राय है। मतलब राजस्थान जैसे ब्रज भाषा है वो ब्रज में है, और उसका प्राय मतलब उसी का दूसरा रूप जो है राजस्थान के अंदर, जिसे पिंगल कहा जाता है। ब्रज भाषा का ही दूसरा रूप है जो राजस्थान में पाया जाता है, जिसको हम पिंगल भाषा कहते हैं। इसीलिए चंद बरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। तो चंद बरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज की युद्ध वर्णन के लिए हुई। अब क्यों हुई? उनके जो युद्ध किए थे, पृथ्वीराज ने जो युद्ध किए थे उनका वर्णन करने के लिए इस काव्य की रचना की गई थी।
इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्ध और प्रेम प्रसंगों का कथन है। अत्रु इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस है, अंततः इसके अंदर दो रस है, एक वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है, क्योंकि प्रेम भी है इसमें चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज के प्रेम प्रसंग भी हैं और उनकी वीरता का वर्णन भी है। तो इसमें दो रस पाए जाते हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है। प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो कुछ उन्होंने लिखा है वो अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष अपने सामने होता देखा, उसी की रचना उन्होंने की है, उसी को उन्होंने लिखा है। लेकिन शिलालेख प्रमाण से ये स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षण का वर्णन कर इस रचना को पूर्ण करता है। मतलब अब दोनों की मृत्यु तो एक ही साथ हो गई थी, तो उसको पूरा किसी और ने ही किया है, चंद्रबरदाई ने इसको पूरा नहीं किया। और वो तो पहले ही बताया गया, इसको ग्रंथ को पूरा करने वाले उनके पुत्र जलहण थे। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। मतलब हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, और पहला काव्य जो माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो ही माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मतलब उस समय में जो भाषाएं चलती थी उनमें से 6 भाषाओं का प्रयोग इस काव्य के अंदर किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब इस ग्रंथ से पता चलता है कि जो उत्तर में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी परंपराएं किस प्रकार की होती थी, किस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करते थे। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। पृथ्वीराज ने 1165 से 1192 तक, 1165 से 1192 तक अजमेर व दिल्ली पर राज किया। ठीक है, यही चंद्रबरदाई का रचना काल भी था और इसी काल में चंद्रबरदाई ने अपनी रचनाएं की थी। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके एवं उन्हें बंदी बना करके गजनी ले जाया गया तो भी स्वयं को वश में नहीं कर सके और गजनी चले गए। मतलब उन्होंने तो पृथ्वीराज को बंदी बनाया था, इसने मोहम्मद गोरी ने, तो उसके साथ वो भी गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही चले गए। ऐसा माना जाता है कि कैद में बंद पृथ्वीराज को जब अंधा कर दिया गया तब उन्हें इस अवस्था में देखकर इनका हृदय द्रवित हो गया एवं इन्होंने गौरी के वध की योजना बनाई। अब पृथ्वीराज को बंदी बनाकर जेल में ले जाकर उन्हें अंधा कर दिया गया, जिससे इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और उन्होंने गौरी की मृत्यु की योजना बनाई। उक्त योजना के अंतर्गत इन्होंने पहले तो गौरी का हृदय जीता एवं फिर गौरी को यह बताया कि पृथ्वीराज शब्द वेदीवाण चला सकता है। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की इस कला को देखने की इच्छा प्रकट की। प्रदर्शन के दिन चंद्रबरदाई गौरी के साथ ही मंच पर बैठे। अंधे पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया एवं उनसे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा गया। पृथ्वीराज के द्वारा जैसे ही 1 घंटे के ऊपर बाण चलाया गया, गौरी के मुंह से अकस्मात ही वाह वाह शब्द निकल पड़ा। बस फिर क्या था, चंद्रबरदाई ने तत्काल इस दोहे में पृथ्वीराज को यह बता दिया कि गौरी कहाँ पर और कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। अब वो दोहा क्या था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उन्होंने एक दोहा बोला, उससे पता चल गया पृथ्वीराज को कि वो गौरी है कहाँ पर। इस प्रकार चंद्रबरदाई की सहायता से पृथ्वीराज के द्वारा गौरी का वध कर दिया गया।